नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। विदेश मंत्रियों के बीच तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एकीकृत श्रम कानून का आह्वान किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार भूमि क्षरण की वजह से थार मरुस्थल का तीव्र विस्तार हो रहा है। पूर्वी कर्नाटक के भूजल में उच्च स्तर का यूरेनियम संदूषण पाया गया। अनिवार्य आयरन फूड फोर्टिफिकेशन में कुछ अपरिहार्य जोखिम शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने का आग्रह किया। और अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्रियों के बीच तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया। इस संवाद का आयोजन भारत और 5 मध्य एशियाई देशों जिनमें शामिल हैं कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया था। इस संयुक्त वक्तव्य की कई मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें अफगानिस्तान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी प्रस्ताव 2593/2021 को यथावत रखने पर सहमति प्रकट की गई। ये प्रस्ताव स्पष्ट रूप से ये मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना निर्माण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस वक्तव्य में भारत ने 4C दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन 4C के तहत वाणिज्य यानी कॉमर्स, क्षमता वृद्धि यानी कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी और संपर्कों यानी कॉन्टैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंगीकरण का आह्वान किया गया और कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूर्ण उपयोग पर निर्णय लिया गया। ये 5 मध्य एशियाई देश इस्लामिक सहयोग संगठन के भी सदस्य हैं। उन्होंने दिल्ली संवाद में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेना अस्वीकार कर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र का महत्व। ये क्षेत्र भू रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप तथा एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। CAR यानी सेंट्रल एशिया रीजन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जिनका अभी दोहन किया जाना बाकी है। हालांकि भारत के लिए सेंट्रल एशिया रीजन में काफी चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़, इस क्षेत्र के साथ भारत के प्रत्यक्ष संपर्क की कमी, इसके अलावा भारत का कम द्विपक्षीय व्यापार आदि। अगली खबर श्रम क्षेत्र से है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एकीकृत श्रम कानून का आह्वान किया। वर्ष 2019 में केंद्र ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए 4 श्रम संहिताएं प्रस्तुत की थी। इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है और सरकार आगामी वित्त वर्ष 2022-23 तक इन्हें प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। इन 4 श्रम संहिताओं में शामिल हैं: पहली, वेतन संहिता 2019। इसका उद्देश्य सभी नियोजनों में वेतन और बोनस भुगतान को विनियमित करना और समान प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक प्रदान करना है। दूसरी संहिता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ये सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित 9 कानूनों को शामिल करता है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 उद्योगों के श्रम अनुपालन बोझ को कम करके कारोबारी परिवेश में सुधार करना। इसके अलावा उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। इस संहिता के मुताबिक 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में और सभी खदानों और डॉक्स में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को विनियमित करना है। केंद्र और राज्यों दोनों को इन कानूनों को अपनी संबंधित अधिकारिता में लागू करने के लिए चारों संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है और इसका कारण ये है कि श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है।
हालांकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में श्रम संहिता में कमियां भी रेखांकित की गई हैं, जैसे कि श्रम सुधारों ने सभी श्रम कानूनों का व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के श्रमिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा पारिभाषिक विसंगतियों को संबोधित नहीं किया गया है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समुचित सरकार के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्टता नहीं है। श्रम कानून सुधारों पर राजनीतिक पूंजी व्यय करने की आवश्यकता को प्रश्नगत किया गया है। ये पूंजी व्यय रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कुछ प्रमुख सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि वर्ष 2006 के बांग्लादेश श्रम अधिनियम के अनुरूप एकीकृत श्रम संहिता निर्मित की जा सकती है। इसके अलावा परिषद ने कहा है कि श्रम कानूनों को और सरल बनाना चाहिए। साथ ही रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक नीतिगत प्रयास करने चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक भूमि शरण से संबंधित है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक भूमि शरण की वजह से थार मरुस्थल का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये अध्ययन राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को समझने के लिए आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के ढांचे के भीतर पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आकलन का एक हिस्सा था। मरुस्थलीकरण के तहत शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का शरण होता है। ये मुख्य तौर पर मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है। मरुस्थलीकरण का मतलब मौजूदा मरुस्थलों के विस्तार से नहीं है। इस अध्ययन का केंद्र थार मरुस्थल में पाई जाने वाली जलवायु और वनस्पति है। UNCCD पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया कि लोगों के प्रवास, वर्षा के प्रारूप में बदलाव और रेत के टीलों के प्रसार और अवैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान की वजह से थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वनस्पति आवरण में कमी आई है। इसके अलावा इस अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अरावली पर्वतमाला का धीरे धीरे शरण हो रहा है। आपको बता दें कि ये पर्वतमाला मरुस्थल और मैदानी क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है। इस अध्ययन में ये प्रकाश डाला गया है कि अरावली का शरण होने से रेतीले तूफान और तेज हो जाएंगे और वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR तक पहुंचने में सक्षम होंगे और वो वहां की वायु को प्रदूषित करेंगे। अध्ययन के मुताबिक पिछले 46 वर्षों में इस क्षेत्र में जलाशयों में वृद्धि हुई थी और दुर्गम बालू क्षेत्र में 4.98% की कमी आई थी। दरअसल भूमि शरण का मतलब है भूमि उपयोग के कारण या मानव गतिविधियों सहित प्रक्रियाओं के संयोजन से जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि होना। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण से। पूर्वी कर्नाटक के भूजल में उच्च स्तर का यूरेनियम संदूषण पाया गया है। कर्नाटक के 73 गांवों में भूजल के रासायनिक विश्लेषण से कम 57 गांवों में यूरेनियम सांद्रता का उच्च स्तर पाया गया है। आइए अब आपको बताते हैं भूजल में यूरेनियम संदूषण के प्रमुख कारणों के बारे में। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में नीस और ग्रेनाइट में यूरेनियम की उपस्थिति पाई गई है। नीस और ग्रेनाइट दोनों शेल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा राज्य में लाल दोमट मृदा व्याप्त है। कुछ स्थानों पर लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है, जो अपक्षय के दौरान उच्च स्तर के ऑक्सीकरण का संकेत देती है। इसकी वजह से यूरेनस का यूरेनिल आयन में ऑक्सीकरण होता है। घटते जल स्तर की वजह से ऑक्सीकरण से अपक्षय भी आसान हो जाता है। इससे परिसंचारी जल में अधिक यूरेनियम शामिल हो जाता है। अब तक देश के 16 राज्यों के जलभृतों ने भूजल में यूरेनियम संदूषण के संकेत प्रकट किए हैं। यूरेनियम अपनी रासायनिक विषाक्तता की वजह से चिंता उत्पन्न करता है। इसके लगातार सेवन से ये आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाता है और ल्यूकीमिया तथा पेट एवं मूत्रपथ के कैंसर के साथ साथ गुर्दे की विषाक्तता का भी कारण बन सकता है। यूरेनियम सांद्रता के लिए WHO ने जो पेयजल मानक निर्धारित किया है वो है 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। वहीं परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित किया है। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक पेयजल में यूरेनियम स्तर के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक खाद्य एवं पोषण से संबंधित है।
अनिवार्य आयरन फूड फोर्टिफिकेशन में कुछ अपरिहार्य जोखिम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन सहित कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना बनाई है। फूड फोर्टिफिकेशन प्रसंस्करण के दौरान आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया इन पदार्थों में पोषण की मात्रा में वृद्धि करने और हिडन हंगर से निपटने के लिए संपादित की जाती है। ये बायो फोर्टिफिकेशन से अलग है, जिसमें परंपरागत फूड फोर्टिफिकेशन की तरह फसलों के प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों की बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान ही फसलों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाया जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अनिवार्य आयरन फूड फोर्टिफिकेशन से कौन कौन से जोखिम जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये गौर करने वाली है कि भारतीय आहार में आयरन की कमी एक सार्वभौमिक समस्या नहीं है। आयरन अधिक मात्रा में सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये मधुमेह, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल जैसी कई गैर संचारी रोगों के जोखिम को बढ़ाता है। किसी एक मुख्य खाद्य के फोर्टिफिकेशन से हीमोग्लोबिन के स्तर में बदलाव किए बिना सीरम फेरेटिन में वृद्धि होगी। सीरम फेरेटिन एक रक्त प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। इसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्त शर्करा आदि का खतरा उत्पन्न होगा। फूड फोर्टिफिकेशन लोगों की रुचि के भोजन या स्वायत्तता को समाप्त कर देता है और यदि अन्य रोगों का जोखिम बढ़ जाता है तो ये अनैतिक भी हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। आहार संशोधन रणनीतियों और उच्च प्रोटीन खपत को प्राथमिकता देना। इसके अलावा अनाज को अधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि दालों और फलों तथा सब्जियों आदि से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या कम से कम 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हाइपरसोनिक गति से उड़ान वाहन के चारों ओर वायु के अणु बदलने, विखंडित और आवेशित होने के लिए आयनीकरण नामक प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया हाइपरसोनिक वाहन को वायुमंडल से उड़ान के दौरान ज्यादा तनाव के अधीन लाती है। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक पूर्व निर्धारित धनुषाकार प्रक्षेप वक्र का पालन नहीं करता है और अपने गंतव्य के मार्ग पर कौशल प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए मौजूदा रक्षा प्रणाली का उपयोग करके उनका सामना करना बेहद कठिन है। मुख्य तौर पर 2 प्रकार के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होते हैं। पहला है ग्लाइड व्हीकल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। मिसाइलों में स्क्रैमजेट नामक इंजन होते हैं जो वायु की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अपनी उड़ान के दौरान बल उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें स्थिर गति और ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति मिलती है। भारत ने मध्यम से लंबी दूरी की क्षमताओं के साथ 4 वर्ष के अंदर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम प्राप्त करने में सक्षम होने की अपेक्षा है। डीआरडीओ ने सितंबर 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल HST-DV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और अपनी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का प्रदर्शन किया। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बालासोर में ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, जो संपूर्ण पाकिस्तान में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसका भार अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है और इसे रेल या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है। इसे लंबी अवधि के लिए भंडारित किया जा सकता है और इसमें आसान परिवहन क्षमता भी विद्यमान है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक रक्षा प्रौद्योगिकी से है। रक्षा मंत्री ने भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने का आग्रह किया। यह अपेक्षा की जा रही है कि भारत 4 वर्ष के अंदर मध्यम से लंबी दूरी की मारक क्षमताओं के साथ हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। डीआरडीओ ने सितंबर 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। साथ ही अपनी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का भी प्रदर्शन किया था। प्रौद्योगिकी के विकास का महत्व इस क्षेत्र में चीन, रूस और अमेरिका द्वारा किए गए विकास की पृष्ठभूमि से संबंधित है।
हाइपरसोनिक तकनीक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी होती है, लेकिन उन्हें रोकना कठिन है और इनमें तीव्र पैंतरेबाजी क्षमता भी होती है। हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के दो प्रकार हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रणोदक का उपयोग करती है। इसे मौजूदा क्रूज मिसाइलों के तीव्र संस्करण के रूप में माना जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पहले एक पारंपरिक रॉकेट पर पहले वायुमंडल में जाती हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। एंटी ट्रस्ट, एकाधिकार व्यापार विरोध। एप्पल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से ऐप बाजार में बाजार शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक एंटी ट्रस्ट संबंधी मामले को रद्द करने का आग्रह किया है। एंटी ट्रस्ट आर्थिक नीति के एक क्षेत्र तथा एकाधिकार और एकाधिकार आधारित प्रथाओं से निपटने वाले कानूनों को संदर्भित करता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भारत का एंटी ट्रस्ट कानून है। ये ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि की निगरानी करता है जो बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक एकाधिकार स्थापित करती है। अधिनियम ये गारंटी देता है कि कोई भी उद्यम आपूर्ति के नियंत्रण, खरीद कीमतों में हेरफेर के माध्यम से बाजार में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। सीसीआई की स्थापना वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत देश में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधि को विनियमित करने के लिए की गई है। अगला है पीएम गति शक्ति। सरकार ने पीएम गति शक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एकाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान के लिए 100 लाख करोड़ रुपए मूल्य का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसका उद्देश्य अगले 4 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक एकीकृत योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्य में तेजी लाना, लागत की बचत करना और रोजगार सृजन करने पर भी ध्यान देना है। इसमें 11 औद्योगिक गलियारों और 2 नए रक्षा गलियारों का निर्माण शामिल है। ये गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करते हुए बुनियादी ढांचे से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है। आईएम शक्ति उड़ान योजना। राजस्थान सरकार ने आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरू की है। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की आयु की 1.2 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए उड़ान योजना नाम से एक ऐसी ही योजना शुरू की थी। आपको बता दें कि ये योजना कम सेवा वाले हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ने वाली उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना से अलग है। अगली खबर है नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली 500। आगरा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने अपनी नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली यानी कैड्स 500 की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। कैड्स 500 का उपयोग रैम एयर पैराशूट की पैंतरेबाजी क्षमताओं का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। ये अपनी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थल की ओर वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से संचालित करती है। मानसिक अक्षमता। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना अप्रत्यक्ष भेदभाव का ही एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानसिक अक्षमता सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों की तुलना में कार्यस्थल के मानकों का पालन करने की क्षमता को कम करती है। इस अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक हानि होती है और वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रभाव में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुरक्षा के पात्र हैं, बशर्ते कि उनके साथ दिव्यांगता की वजह से भेदभाव हुआ हो। प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जा रहा विशाखापत्तनम श्रेणी का विध्वंसक पोत है। मार्मुगांव प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत है। इस परियोजना के तहत अन्य युद्धपोतों में विशाखापत्तनम, इम्फाल और सूरत शामिल हैं।
हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर मोरमुगांव का पहला समुद्री ट्रायल हुआ। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय के तहत वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। प्रशासन गांव की ओर अभियान। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह अभियान है। ये लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके तहत प्रत्येक जिला कलेक्टर जिले की एक सफल सुशासन पद्धति को प्रस्तुत करेगा और एक पोर्टल पर लोक शिकायत मामले का सफलतापूर्वक निवारण करेगा। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रही पक्षी प्रजातियों के बारे में। हाल ही में 5 पक्षी प्रजातियों की आयुसीएन स्थिति में बदलाव हुआ है। फिन्स वीवर आयुसीएन की स्थिति में ये पहले वल्नरेबल था, अब एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई घास भूमियों के अलावा असम के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। फिन्स वीवर में आई तीव्र गिरावट का कारण है तराई पर्यावास का विनाश होना। विश्व में फिन्स वीवर की संख्या केवल 1000 रह गई है, जिसमें से 50% भारत में है। दूसरा है लेसर फ्लोरिकन। आयुसीएन में इसकी स्थिति पहले एंडेंजर्ड थी और अब इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में शामिल किया गया है। ये केवल भारत में, विशेष तौर पर राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ये तराई क्षेत्रों की सूखी घास भूमि में जीवित रहता है, लेकिन घास के मैदानों का कृषि भूमि में तीव्र रूपांतरण इसकी संख्या में तीव्र गिरावट का कारण है। तीसरा है निकोबार शाही कबूतर। आयुसीएन में इसकी स्थिति पहले लीस्ट कंसर्न की थी, अब इसे नियरली थ्रेटेंड की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वनों में ही पाया जाता है। चौथा है ग्रीन शाही कबूतर। आयुसीएन की सूची में इसे पहले लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया था, अब ये नियरली थ्रेटेंड की स्थिति में आ चुका है। ये भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये वनों, मैंग्रोव और घास भूमियों में पाए जाते हैं। ये तटीय राज्यों, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और पांचवा है माउंटेन हॉक ईगल। आयुसीएन की स्थिति में इसे पहले लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया था, अब ये नियरली थ्रेटेंड की श्रेणी में आ चुके हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप, हिंद चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इन्हें पहाड़ों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।